ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट में। बजट 2024-25। तो इसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा की हाइलाइट्स जो हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या रहा था। और उसके बारे में थोड़ा सा एक दो चीज़ें जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि उससे रिलेटेड क्या क्या होता है जो एग्जाम में एग्जाम रिलेवेंट है। फालतू की चीज़ें, पॉलिटिक्स वाली बातें नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो देखो, बजट में ना आर्टिकल 113 भी है और आर्टिकल 110 ए, ये है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और हैं जो इससे संबंधित हैं, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 2। 266 तो सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट वो किस आर्टिकल में है? तीन चीजें होती हैं मेन: कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। ये भी आर्टिकल 266 के अंदर है, ठीक है। तो देखो, ये क्या है कंसोलिडेटेड फंड। हम मतलब एज ए एक देश को ना समझ के हम एक सिंपल एक परिवार या एक इंडिविजुअल को लेके चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो एक आदमी है, उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसका वो हिसाब किताब रखता है। उस हिसाब किताब को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। कि भाई मेरे पास महीने में इतना पैसा आ रहा है, मैं उसको वहां वहां खर्च करूंगा, कम पड़ेगा तो मैं वहां से उधार लूंगा, फिर अगली बार जो पैसा आएगा उसमें से उधारी चुकाऊंगा ब्याज के साथ, और फिर ऐसे ऐसे प्लान करते हैं हम लोग अपने बजट को। ऐसे ही जो एक गवर्नमेंट होती है वो भी बजट को प्लान करती है। तो पहले ये समझना होगा कि गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है, और पैसा आएगा तो नॉर्मली आदमी या तो बैंक में रखेगा, पर्स में रखेगा। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट का पर्स होता है, ठीक है। इसको ऐसे मान के चलो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का पर्स होता है। जो पैसा आएगा इसमें गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कहाँ से हो सकती है? दो तरीके की होती है, ठीक है। इनकम या फिर उसको रिसीट बोलते हैं, कि कहाँ से आएगा पैसा। दो तरीके की होगी। रिवेन्यू मतलब जो लगातार आती जा रही है, और कैपिटल जो लगातार नहीं आती, ठीक है, डेली रूटीन में नहीं आती है। रिवेन्यू में दो चीजें होती हैं: टैक्स, नॉन टैक्स। कैपिटल में या तो उधारी होगी, ठीक है, या तो डेट, या फिर नॉन डेट। नॉन डेट का एग्जांपल दे सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी में डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। डेट में बोरोविंग्स हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया, ठीक है। टैक्स में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स में फी, फाइन्स, ये सब हो गया, ठीक है। तो अभी जो ये तो हो गया रिसीट। इसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर करना चाहे गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर नॉर्मली कहाँ करेगी? वेलफेयर के लिए करेगी, ठीक है। वेलफेयर में अलग अलग तरीके हैं कि उसमें सब्सिडी दे दिया कोई, या फिर किसी को स्टेट्स को लोन दे दिया, ठीक है। तो उस सब में खर्चा होता है। तो खर्चे में भी दो चीजें आएंगे: रिवेन्यू जो डे टू डे टाइप का खर्चा होता है, या फिर कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल। तो अभी जो हमारा जो बजट आया है उसमें एक बार हम देखते हैं, थोड़ा मोटा मोटा नजर मारते हैं, ये बजट के बारे में है। जो गवर्नमेंट की रिसीट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका। जो गवर्नमेंट की रिसीट है वो
ये देखो बजट, आपको ध्यान होगा अशोक सर बार बार पूछते रहते हैं सबसे कि कितने का बजट है, कितने का बजट है। तो ये अभी जो इंडिया का बजट है इस बार का, वो इतने का है। ठीक है, कितना है ये? लगभग 48 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इंडिया का जो बजट है, याद कर लो, साथ साथ दिमाग में बिठा लो, इंडिया का बजट इस बार का कितना है? लगभग 48 लाख करोड़। ठीक है, 48 लाख करोड़ रुपए। कितना? 48 लाख करोड़ रुपए इंडिया का बजट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है सोच रही है कि इतना इनकम आएगी और उसको फिर खर्च भी करेंगे। ठीक है, तो ये रिसीट है, रिसीट का मतलब इतने इनकम आ सकती है 47 पॉइंट, यानी वही 48 लाख करोड़। उसमें गवर्नमेंट ने सोचा है कि 30 लाख करोड़ जो है वो टैक्स, नॉन टैक्स या रेवेन्यू रिसीट होगा, और 17.64 करोड़ जो लाख करोड़ जो है वो कैपिटल होगा। नंबर, ये नंबर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन ये रखना है कि 48 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद जो नंबर याद रखना है वो मैं बताता हूँ। उसमें कि 26 लाख करोड़ जो है वो टैक्स से आएगा। ये सारे एस्टिमेट हैं, पहली बात तो। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो हम 2024-25 कब शुरू होगा? 1 मार्च से। तो हम पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं, जो पीछे का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना पैसा जो है टैक्स से कलेक्ट होगा, इतना जो है वो नॉन टैक्स से कलेक्ट होगा, इतना नॉन डेट, और इतना फिर अप्रैल हमें से होगा ना उधार सर? उठाना पड़ेगा। ठीक है, यस, एनीबॉडी स्पीकिंग? सर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना? हाँ सॉरी, 1 अप्रैल से, यस, माय मिस्टेक, सॉरी। तो ये 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर वाइज लेते हैं हम, तो 1 अप्रैल से करेंगे, 1 मार्च से नहीं, सॉरी, 1 अप्रैल से। अप्रैल टू मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है? डेट, डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। इसका मतलब क्या है कि इतना ना हमें उधार उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जो एक्सपेंडिचर है, हम एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि 36.55 लाख करोड़ जो है हम रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर करेंगे। 40.97 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें 11.11 लाख करोड़ जो होगा वो कैपिटल एसेट्स के लिए होगा। ये हम स्टेट्स को ग्रांट देंगे ताकि वो कुछ कैपिटल एसेट्स एक्वायर कर सकें। और इतना अमाउंट देखो, 11.9 लाख करोड़, ध्यान दीजिए, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए क्या है? सिर्फ ब्याज देने में खर्च होंगे, जो पहले के उधार लिया हुआ है उस पे। ठीक है, आप समझ रहे हो? गवर्नमेंट जो अभी तक पीछे से उधार लेती आई है उस पे जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो हमारे बजट में से 12 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज ही जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि गवर्नमेंट ने कितना उधार उठाया हुआ है। हमारे बजट का लगभग 25% जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है। ठीक है, तो अभी आते हैं डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट सिंपल क्या होता है, मान लो हमारे पास 100 रुपए की आमदनी है और 100 रुपए की औकात है, और खर्चा कर रहे हैं 150 का, तो जो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च करे उसको डेफिसिट बोल लेंगे, सीधी सी भाषा ये बोलते हैं। ठीक है, डेफिसिट के लिए 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं: रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, और एक और है इधर प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बेसिकली मेन दो हैं, रिवेन्यू और फिजिकल। रिवेन्यू में सिर्फ रिवेन्यू को लेंगे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है और रिवेन्यू रिसीट कितना है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम यहाँ से देख रहे हैं 36.55 लाख करोड़ है, और जो रिवेन्यू रिसीट है वो सिर्फ 30 लाख करोड़ है, मतलब कि 6.54 लाख करोड़ जो है वो डेफिसिट है हमारा। तो डेफिसिट है वो कहाँ से कवर होगा? उधार उठाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर अभी इसको छोड़ दो, इस पे आते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ले लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिया, उसमें से रेवेन्यू रिसीट हटा दिया, और कैपिटल रिसीट वो वाली जिसपे डेट नहीं है, जो बिना लोन टाइप की है। ठीक है, नॉन डेप्ट वाली। तो टोटल एक्सपेंडिचर वही 48 लाख करोड़ है। 30 इन दोनों का एक साथ लेंगे तो 30, और प्लस ये तो बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा, देखो 30 के कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है। तो 30.80 लाख करोड़ ये हो गया। इसका जो डिफरेंस आ रहा है 16.86 लाख करोड़। ठीक है, ये क्या आ रहा है? फिजिकल डेफिसिट। मेन जो हमारे गवर्नमेंट का जो सब कुछ होता है डिपेंड करता है वो फिजिकल डेफिसिट पे करता है। ठीक है,
कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना, गवर्नमेंट हमेशा इसको टारगेट करके चलेगी कि फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। लास्ट ईयर जो फिस्कल डेफिसिट हमने टारगेट किया था 5.9%, ठीक है। और इस बार जो गवर्नमेंट ने टारगेट, ये सिर्फ एस्टिमेट है गवर्नमेंट का कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना उधार लेंगे, इतना वो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना डेफिसिट आएगा। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमारी जीडीपी का 5.1% होगा। जीडीपी देखो इधर है, जीडीपी हमने एस्टिमेट की है वो कितनी है, या पढ़ो कितना नंबर है, 328 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं। पिछले बजट में कितना किया था वो फिगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 2023-24 के बजट में हमने जो जीडीपी एस्टिमेट किया था वो 297 लाख करोड़ किया था, ठीक है। अभी बढ़ाया, उसको हर साल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, कि 328 लाख करोड़, लगभग 10% की या कितनी ग्रोथ रेट के हिसाब से हम जो पीछे से अभी तक चला आ रहा है, जो हमारी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, किस तरीके से हमारा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कैसे हमारे जो कैपिटल एसेट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई कंपनी सेटअप हो रही हैं, बाहर से कंपनी आके सेटअप कर रही है, तो उससे हमारी ग्रोथ जो प्रोजेक्शन हम करते हैं कि हमारी इस बार जो है जीडीपी 7% से बढ़ेगी, 8% से बढ़ेगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज में कभी। तो उस तरीके से इस बार का जो एस्टिमेट है 24-25 का वो ये है कि 328 लाख करोड़, लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर जो है हमारी इकोनॉमी, सॉरी जीडीपी रहने वाली है। तो उस जीडीपी का ये 16.86 लाख करोड़ जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना हो जाएगा, 5.1%। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 2%। नॉर्मली क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि हमारा एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है इस बार, तो एस्टिमेट के साथ अकॉर्डिंग 5.1%, रेवेन्यू डेफिसिट 2%। अब आते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया, ये देखो इसमें ना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें कुछ पैसे स्टेट्स को दिए जाते हैं, ठीक है, और स्टेट उस पैसे को रेवेन्यू में ना खर्च करके एज ए कैपिटल खर्च कर देता है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम रेवेन्यू में कैलकुलेट करके चल रहे हैं। तो उसको अगर इसमें से हटा देंगे, ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, अगर इन ग्रांट्स को हम हटा देते हैं इसमें से, और जो बाद में जो डेफिसिट बचेगा वो रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बचेगा। तो 6.54 हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, उसमें से जो ग्रांट हम दे रहे हैं स्टेट्स को, वो ये देखो ये ग्रांट ये हमने हटा दिया, तो जो टोटल बचेगा वो 2.68 लाख करोड़ बचेगा, जो कि 0.8% ऑफ जीडीपी होगा, ठीक है। तो बजट को थोड़ा देखते हैं, पिछली बार 45 लाख करोड़ था, इस बार 48 लाख करोड़ है, ठीक है। डेफिसिट जो पिछली बार जो हमारा टारगेट था रेवेन्यू डेफिसिट का वो 2.8% का था, इस बार और कम किया है 2%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.8% का है, पिछली बार इतना था। फिस्कल डेफिसिट जो बेसिकली हमारी बोरोविंग्स है, पिछले बार कितनी थी 17.35 लाख करोड़, इस बार टारगेट रखा 16.85 लाख करोड़ में काम चल जाएगा। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट है ना बेसिकली किस लिए होता है, ये कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो वो ये दिखाना चाहती है कि अभी जो डेफिसिट है वो अभी का हमारा कितना है, और पीछे वाली गवर्नमेंट जो करके चलेगी उसका इफेक्ट अगर वहां से हटा देंगे तो हमारा इफेक्टिव जो है वो डेफिसिट आ जाएगा। तो ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जो है इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो हम कर रहे हैं ना उसको हटा दो, तो देखो कितना फर्क आ जाएगा। ये फिस्कल डेफिसिट कितना था 16.85 लाख करोड़, और देखो हमारा इंटरेस्ट कितना है 11.90, तो इसमें से 11.90 लाख करोड़ घटा देंगे तो इफेक्टिवली इस बार का सिर्फ और सिर्फ इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, जो नई गवर्नमेंट आती है पुरानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर अपने आप को सही साबित दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि भाई देखो हमारा तो इतना ही एक्सपेंडिचर है, पीछे वाला जो गवर्नमेंट करके चलेगी ना उसका ब्याज भर रहे हैं हम इतना, तो नहीं तो इफेक्टिवली इतना ही आ रहा है। प्राइमरीली जो डेफिसिट है वो इतना ही है फिस्कल डेफिसिट, जो बाकी जो 11.9 लाख करोड़ जो है वो हम पिछली गवर्नमेंट ने जो उधार दे रखा था ना उसका ब्याज भर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2-3 चीजें याद रखनी है कि बजट जो है
आर्टिकल 112, 113 और 110, इन तीनों आर्टिकल्स में इसके बारे में मोटा मोटा जिक्र है, एक बार देख लेना ये सब खुद से, ठीक है। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। 267 में कंटीजेंसी। कंटीजेंसी फंड क्या है कि एक तरीके का हमारा भरा हुआ गुल्लक है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ना है, निकालना है, और फिर बाद में घर वाले बाद में डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या है, पैसे लेने के लिए ना पहले घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए पैसा निकालने के लिए। यहाँ पर ये ना एक तरीके से लगा लो घर के चौधरी के पास, प्रेसिडेंट के पास इसका चाबी होती है, ठीक है। तो कभी भी इमरजेंसी आने पे प्रेसिडेंट उसका यूज कर सकता है। उसमें से जितना पैसा निकाला जाएगा उसका बाद में डिस्कशन होगा, ठीक है, यूज होने के बाद में, और फिर उतना ही पैसा इस फंड में से निकाल के इसमें डाल दे। लेकिन क्योंकि मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि ये हमेशा जो गुल्लक है ना वो हमेशा भरा ही रहेगा। ये जैसे ही निकाला उसके बाद इधर पार्लियामेंट बैठेगी, डिस्कस होगा उसके ऊपर, और फिर से इसको वापस भर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो गुल्लक है एक तरीके से इसकी कितनी कैपेसिटी है, बताओ। कंटीजेंसी फंड ऑफ सर इंडिया के 500 कितने? करोड़ 500 करोड़। सर 500 करोड़ ही है शायद। नहीं, गलत है, बहुत पुराना डेटा पढ़ रहे हो आप। 30,000 करोड़ है अभी, ठीक है। लिख लेना, याद कर लेना। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो प्रेजेंट कॉर्पस है वो 30,000 करोड़ है। 500 करोड़ के बाद अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि जो कंटीजेंसी फंड है वो 30,000 करोड़ का है, ठीक है। और इस बार जो है बोलते हैं कि बजट जो है इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट क्या होता है, कोई बताएगा? सर इंटरिम बजट ये होता है जब भी कोई गवर्नमेंट है अपने लास्ट पड़ाव में होती है, मतलब लास्ट इलेक्शन से पहले जो भी पेश करते हैं ना वो तो इंटरिम बजट ही बोलते हैं सर उसको। फाइनल बजट की तरह ही होता है वैसे तो ये, क्योंकि जैसे आप बट लोगों को बोलते हैं पता इंटरिम होगा बजट। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने, इंदु मैडम बंद करो। तो इलेक्शन होने के बाद क्या होगा कि हो सकता है सरकार बदल जाए, तो ये सरकार पूरे साल के लिए बजट पेश ना करके थोड़े से 2-3 महीने के लिए जब तक इलेक्शन नहीं होता वहां तक का करती है, फिर बाकी फिर बाद में दोबारा से एक बजट पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एस्टिमेट है ये पूरे साल के लिए है। ये मत सोचना कि ये 3-4 महीने के लिए जो एस्टिमेट है ये जो 48 लाख करोड़ है ये पूरे, देखो पिछले साल 45 लाख करोड़ था, तो 48 लाख करोड़ इस बार बढ़ा है, पूरे साल के लिए है। ये मत सोचना कि अभी के लिए। लेकिन क्या है कि ये इंटरिम इसलिए है कि हो सकता है दोबारा पावर में ये गवर्नमेंट आए या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, ये देखो, ये डेटा मैंने सारा यहीं से लिया, पूरा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। बजट में हमेशा तीन तीन फिगर दिखाएंगे, पिछले साल का, जो साल अभी चल रहा है 23-24 इसका, आने वाला है वो, और पिछले साल का, ठीक है। पिछले साल का जो एक्चुअल होता है इसमें दो हो जाते हैं, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि ये जिस टाइम पर तक इस साल का बजट पेश करते हैं इसके एस्टिमेट्स हैं वो रिवाइज होते हैं। क्योंकि अभी देखो जनवरी चल रहा है, नॉर्मली दिसंबर तक का डेटा अगर रिलीज हो, दिसंबर तक का शायद हो गया है Q3। देखो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और Q4 जो होता है जनवरी टू मार्च, ठीक है। तो अभी तो Q4 चल रहा है, Q3 तक का जो है अभी तक हमारे पास डेटा आ गया है। तो Q3 तक के डेटा से हमें पता चल जाएगा ना कि हमने जो एस्टिमेट हम लेके चले थे और अभी जो चल रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो लेके चले थे वहां पर हम 26 लाख करोड़ रिसीट मान के चले थे, 26.32, ठीक है। यहाँ पे 99 मतलब कुछ इंक्रीज हुआ है, जो हम मान के चले थे उससे ज्यादा ही हुआ है, ठीक है। तो बजट में हमेशा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, इसमें 3 चीजें होंगी। एक तो करंट ईयर, इसको करंट ईयर बोलेंगे, ठीक है। ये पिछला साल हो गया, ये अभी जो आगे आएगा 24-25, ठीक है।
तो करंट ईयर का बजट एस्टिमेट भी दिया है उन्होंने, रिवाइज एस्टिमेट भी दिया है। तो रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना है, लगभग, या फिर इधर था 45 लाख करोड़, ठीक है। इस बार कितना है, 48 लाख, लगभग 48 लाख करोड़ है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो, पिछले साल कितनी थी, 10.7, मतलब 10.80 लाख करोड़, और इस बार कितना हो गया, लगभग 12 लाख करोड़। ब्याज बढ़ता जा रहा है हर बार, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट भी किया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने जीडीपी का एस्टिमेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये कौन सा है, नॉमिनल जीडीपी। पढ़ना एक बार, नॉमिनल और रियल में क्या फर्क होता है। ठीक है। फिर इसमें दिखा रखा है कि कहाँ से पैसा आता है। तो पैसा आने के लिए देख रहे हो, सबसे बड़ा सर्कल कहाँ है, बोरोविंग से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सारा पोर्शन जो है वो टैक्स वाला है, जिसमें जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स में, और ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट है, और ये डेट कैपिटल रिसीट है, ठीक है। उसके अलावा पैसा खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। अब देखो, खर्च होने वाले में एक बहुत बड़ा क्या है, इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। मतलब ब्याज भरने में गवर्नमेंट जितना पैसा बजट बनाया उसका देखो कितना, तो लगभग 20% जो है ब्याज भरने में जा रहा है यहाँ से। फिर उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम में इतना जा रहा है, डिफेंस सब्सिडी वो एक्सक्लूड करके, सब्सिडी इधर भी है ये डिफेंस की, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सब्सिडी भी होती है, ठीक है। तो उसको हटा के ये सारी जो अभी सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है उसके ऊपर जो खर्चा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट वो है डिफेंस पे, ये है सब्सिडीज पे, ठीक है। ये स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। पेंशन हो गया, अदर एक्सपेंडिचर हो गया, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, ठीक है। ये सारा डेटा है। देखो ये सब पीक कब आया था, जब कोरोना के टाइम पे हमारा सारे डेफिसिट बढ़ गए थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद से फिर हम दोबारा से धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। देखो पहले कितना था, 0.4 था, अभी 0.8 पे ही हम जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है उसको धीरे धीरे और कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले वाली पोजीशन में हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं कोरोना के बाद से। बट आप ये देखिए, इस कोरोना ने लगभग 4 साल हमारे खो दिए। अगर इसी ट्रैक पे रहते हम तो फिर हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हम ऊपर गए और फिर से हमें वहां पे आना पड़ा, ठीक है। इसमें और कुछ टैक्स रिसीट में ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। जो हम 24-25 का एस्टिमेट मान के चल रहे हैं उसमें 11.7% जो है वो टैक्स रिसीट रहने वाली है। पहले 11.6, लगभग 11% चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब अलग अलग तरीके से ग्राफ बना के इन्होंने दिखा रखा है, देख रहे हो। ये देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर में इतना बड़ा कब्जा तो सिर्फ इंटरेस्ट का है। फिर डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टेट्स को भेज दिया, सब्सिडी, रूरल डेवलपमेंट, पेंशन, टैक्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, आईटी, देखो एजुकेशन के ऊपर कितना कम जा रहा है, हेल्थ के ऊपर कितना कम जा रहा है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है क्योंकि इंटरिम बजट है, तो इकोनॉमिक सर्वे की जगह एक और डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखा दूं मैं, वो पढ़िएगा सब लोग। indiabudget.gov.in वेबसाइट है, इसके सबसे लास्ट, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बजट में 2-3 चीजें हैं कि बजट का थीम क्या है, विकसित भारत बाई 2047, ठीक है, ये चीज याद रखना। विजन क्या है, प्रोस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये कीवर्ड्स हैं, याद रखना। अगर बाद में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिखने जा रहे हो, उसमें कोई ऐसा करंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ ऐसा आ जाता है, इस बार हो सकता है कुछ ऐड कर दें कि जीके का एक पेपर होगा, तो उसके लिए फिर HCS की आप तैयारी कर रहे हो, आप मेंस में ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले डेवलपमेंट का क्या मंत्र निकाला था गवर्नमेंट ने, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ जोड़ दिया सबका विश्वास, ठीक है। और अब क्या है कि भारत को विकसित भारत बनाना है,
2047 तक। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखो ये वर्ड आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, अगर किसी ने 26 जनवरी की परेड देखी होगी टीवी पे भी, तो ये एक टेबुलो था, उसमें ये वर्ड लिखा होता है DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ना याद रख लो, रट लो, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और हो सकता है किसी एग्जाम में पूछी भी गई हो पहले भी। मुझे याद आ रहा है कि शायद पूछी गई है कभी, और आगे भी पूछी जा सकती है। DPI का मतलब क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है बताएंगे आगे। ये गिफ्ट सिटी जो है कहाँ एस्टेब्लिश करी है गवर्नमेंट ने, बताओ। गिफ्ट सिटी। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट में क्या सर। बोल रही है? फोकस एरिया में गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब कल्याण में क्या बोल रहे हैं कि हमने गरीबी से ऊपर उठाया लोगों को, तो उसमें क्या बोला? DBT। DBT तो पता होगा सबको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। इसकी वजह से क्या हुआ? इतने लाख करोड़ की सेविंग हो गई, जो पहले इधर उधर मान लो कि घोस्ट बेनिफिशियरी हो गया, कोई ऐसे ही फालतू में लोग पैसा ले लेते थे क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जाता था। अभी KYC होके सब आधार से मैच करके फिर अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट को इतने पैसे की बचत हुई है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं 25 करोड़ लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उभरे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थे उसमें परसेंटेज कितनी थी 2005-06 में? 55.3%। अभी कितनी है? 11.3%। ठीक है, आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, जो रेहड़ी वाले हैं, जो कोरोना में जिनका नुकसान हो गया था, तो उनको 10-10 हजार रुपए का लोन दिया गया था। ठीक है, ये PM स्वनिधि योजना थी। तो इसके अकॉर्डिंग 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया। ठीक है, उसके बाद स्किल इंडिया मिशन। इतने डेटा एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा याद रख लेना। PM श्री, ये स्कूल वाली है। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों को PM श्री स्कूल में बदल दिया गया, तो उसका जो बजट एलोकेशन है वो बढ़ा के इतना कर दिया गया। ठीक है, पहले 4,000 करोड़ था पिछले बजट में, इस बार 6,000 करोड़ कर दिया। ये स्कीम पढ़ी होगी, अशोक सर ने हरियाणा जीके वाली क्लास में इसको कवर करवाया था, PM मुद्रा योजना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 43 करोड़ लोन जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। उसके अलावा IIT इतनी इंक्रीज हो गई, एम्स इतने बढ़ गए, यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, ये सब चीजें मोटा मोटा ज्यादा याद नहीं रखना, कुछ हाई जो इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा। PM किसान, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। PM फसल बीमा योजना, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, याद रखना कौन सी नहीं है, और किस क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम होता है। ठीक है, E-NAM ये पढ़ लेना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस, ये गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर करके रख रही है, ताकि जो कौन सी एक स्कीम थी ना जिसके थ्रू गरीब कल्याण अन्न आय योजना, ऐसे कुछ मैं भूल गया अभी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अकॉर्डिंग जिसको मर्ज कर दिया गया था, उसमें गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाना, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है इसका प्रोक्योरमेंट है जो खरीद के अपने पास रख रही है। नारी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए। ठीक है, तो अगर आपको आगे अपना आर्गुमेंट रखना है कि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है उद्यमी बनाने के लिए, एक मैडम ने बोला था ना कि लड़कियां सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, पढ़ाने के लिए ही हैं। ये देखो, ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। 30 करोड़ जो है लोन, लोन है ये 30 करोड़, अमाउंट नहीं है, 30 करोड़ लोन दिए गए हैं महिलाओं को। ठीक है, फीमेल एनरोलमेंट, स्टेम क्या होता है? साइंस टेक्नोलॉजी। ई से क्या होता है? इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाई 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदीज। ये क्या होता है, अब ये भी पढ़ लेना, लखपति दीदी क्या होता है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेट जीरो बाय 2070, ये इंडिया का
वो है, ठीक है। इसमें मोटा मोटा CNG PNG इस तरीके से इसमें हम लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे वो तरीके से। इसके रिगार्डिंग अभी एक रिसेंटली स्कीम भी आई थी रूफटॉप सोलराइजेशन में। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जो है उसमें लगभग 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ किससे मिलेगी? रूफटॉप सोलराइजेशन, छत पे जो है सोलर सेल, वो सोलर का ये लगा के, पैनल लगा के। ई बस, गवर्नमेंट की जो ई बस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो यूज की जाएंगी। ई व्हीकल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ये देख लेना उजाला स्कीम। इतना डेटा याद नहीं करना है, लेकिन जो महिलाओं वाला था उसको थोड़ा याद करके चलना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो हमने शुरू में विजन में पढ़ा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, तो PM गति शक्ति योजना। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज टू बी नेगोशिएटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं। उड़ान स्कीम जो थी, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत छोटे छोटे सिटीज में जो एयरपोर्ट था उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है। मेट्रो रेल और नमो भारत जो ट्रेन जो है उसके थ्रू पब्लिक जो अर्बन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कहाँ से? ये देखो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास पहुंच गया है, पहले जो कि 1% होता था। ठीक है। FDI इंक्रीज हो गया 2014-15 में, $298 बिलियन था, अभी $596 बिलियन हो गया 2014 से 2023 के बीच में। ये क्या है? गवर्नमेंट देखो ये दिखा रही है कि 2014 में ये गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए भी ये चीजें शो करते हैं कि बड़ा बड़ा ग्राफ बना दे, देखो हमने इतना सारा बढ़ा दिया। ठीक है। अब देखो हमेशा 15 से 22 के बीच में इंप्रूवमेंट कर रखा है कि जब हमारी सरकार आई थी उससे लेके अब तक नेशनल हाईवे जो थे वो पहले इतना किलोमीटर थे, अभी इतना किलोमीटर ज्यादा बना दिए। ठीक है। कार्गो ट्रैफिक जो था वो बढ़ गया। ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट थे उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। एयरक्राफ्ट मूवमेंट बढ़ गया। नंबर ऑफ एयरपोर्ट 74 से 149 हो गया। ठीक है। आज शायद अशोक सर ने एक सवाल पूछा था कि हरियाणा में कितने एयरपोर्ट हैं, तो देश में कितने एयरपोर्ट हैं, ये देखो इस डेटा के अकॉर्डिंग 149 है। जो लोग सब्जेक्टिव के टाइम पे पूछते थे ना कि हम डेटा कहाँ से लेके आए, वो अगर हर साल बजट को ऐसे पढ़ेंगे ना तो डेटा उनको कहीं से गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सरकारी डेटा, एकदम प्योर डेटा, उसको डाल दो, लिख दो एज पर बजट, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। ये आ गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हरियाणा का एक जिला था, इसमें कौन सा था? ठीक है। जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ऊपर उठाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है। हेल्थ पोषण 2.0, एक बार पढ़ लेना, यूविन क्या है। फिर हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो उसमें लगभग 3 करोड़ जो घर हैं लगभग उन्होंने बना दिए हैं इस योजना के तहत। ठीक है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुद G20 की कितनी सारी मीटिंग अलग अलग जगह हुई थी ताकि लोग आए दूसरे देशों से देखें। फिर एग्रीकल्चर के लिए इसका ना एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, उसमें थोड़ा डिटेल में दिया है, वो एक बार दिखाता हूँ आपको। ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, मैं जस्ट आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ कि कितना डेटा है जो आप खुद से एक बार देख सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप कोचिंग सेंटर्स, नोट्स, यूट्यूब वीडियोस उसके भरोसे बैठ के ये सोचते हो कि वो बता देंगे। अरे एक बार खुद से नजर मारो, मोटा मोटा आपको खुद ही याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद कोई नोट्स देखोगे ना तो आपको जल्दी रिवाइज रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। अच्छा 5.9% था फिजिकल डेफिसिट और इस बार 5.1% है। ठीक है। कितने लाख करोड़ का है? 48 लाख करोड़ का बजट है, पिछली बार 45 लाख करोड़ का था। अच्छा फिर उसको हरियाणा के साथ कंपेयर करो, हरियाणा का कितने का बजट है इस बार, अभी आएगा देखना, और पिछला कितना था कंपेयर करना। फिर फिजिकल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट पिछली बार 2.8% था GDP का, इस बार 2% है। अच्छा घट गया, घट रहा है वो भी, ठीक है। फिर अच्छा हमारी GDP कितनी है? लगभग 328 लाख करोड़, पहले कितनी थी? 273 लाख करोड़ के आसपास थी। ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये हम यूज कर सकते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारी 2018 में इतनी थी, लगभग 2000 करोड़ के आसपास थी, और अब कितनी हो गई है?
लगभग 13,000 करोड़। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, जीएसटी कलेक्शन हर बार बढ़ता जा रहा है। देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ ऐसा आया तो फिर उसके बाद फिर बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 3 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं पिछले 10 साल में। ठीक है, रिटर्न जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो 2.4 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, जीएसटी का देख लेना। तो जीएसटी को अच्छा दिखाने के लिए क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट अबाउट जीएसटी। 94% ऑफ इंडस्ट्री लीजर जो हैं वो जीएसटी को एक अच्छी चीज मानते हैं। देखो ये चीजें बहुत मैटर करते हैं कि इंडस्ट्री जो हो कितना खुश है। तो बोले 94% जो है इंडस्ट्री में वो खुश हैं कि जीएसटी आने से हमें फायदा हुआ है। 80% ऑफ रेस्पोंडेंट्स फील जीएसटी हैज लेड टू सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सप्लाई चेन को और ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। ठीक है, ये फिर वही आ गया जो हमने देखा था। हाँ, ये मिनिस्ट्री वाइज थोड़ा देख लेना कि टॉप 3 में कौन है। डिफेंस, रोड और रेलवे। ठीक है, डिफेंस में 6.2 लाख करोड़, रोड पे 2.78 लाख करोड़, थोड़ा बना दो। हाँ बस थोड़ा सा। रेलवे पे 2.55 लाख करोड़। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कई बार दे देगा कि सबसे ज्यादा एलोकेशन किस में है, तो डिफेंस पे है, फिर रोड पे है, फिर रेलवे पे है। ठीक है, उसके बाद ये खाद्य विभाग हो गया, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री वाइज है। ठीक है, ध्यान रखना मिनिस्ट्री वाइज है ये। केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे क्या है, इसमें इन सब में सब्सिडी ज्यादा जा रही है। ठीक है, मनरेगा का या फिर इधर पुलिस पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इधर फूड सब्सिडी जा रही है। ठीक है, रेलवे में सब्सिडी जाती है, रोड ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस को अच्छा इंप्रूव करने के लिए उस पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे ज्यादा इस बार रहा है 6.2 लाख करोड़, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड 2.78 और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55। ये डेटा याद ना रख के बस टॉप का डेटा याद रख लो, बाकी याद रख लो कि सबसे पहले डिफेंस है, फिर रेल है, फिर रोड है, फिर रेल है। ठीक है, ये देखो मनरेगा स्कीम में क्या हुआ, पिछले बजट में इतना था और इस बार 86,000 करोड़ कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया इस बार। आयुष्मान भारत जो है जन आरोग्य योजना, उसमें क्या होगा, पहले 7,000 से इस बार 300 करोड़ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बढ़ा दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आप सोचते होगा ना पेपर में कि ये स्कीम कहाँ से आ गई, हमने तो कभी सुनी नहीं है। देखो यहाँ से आती है स्कीमें और इसके बारे में अच्छे से सब कुछ मिलता है। सोलर पावर ग्रिड के लिए भी देखो लगभग ये क्या बोल रहे हैं कि जो 2023-24 में जो बजट अनाउंसमेंट में जो चीजें बजट अनाउंस की गई थी उनके बारे में अभी तक क्या कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसमें बहुत सारी स्कीम होंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेंगे वो सब चीजें गवर्नमेंट ने बताई हैं कि हमने भाई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वुमेन ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले ही दिया हुआ है। तो इसको मोटा मोटा एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी को फिर बाद में थोड़ा सा स्पीडली पढ़ लेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत क्या किया गया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको और बड़ा किया जाए। ठीक है, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको बड़ा करके क्या बनाया जाएगा, एक वर्ड था, several thousand members, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस। ठीक है, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बड़ा करके ज्वाइन करके उनको क्या बनाएगा, लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने स्टार्टअप्स के बारे में सुना होगा, स्टार्टअप जो बड़े हो गए उनको यूनिकॉर्न का नाम दिया गया था, ऐसे ही इनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है, थर्ड क्वार्टर तक देखो मैं बता रहा था, थर्ड क्वार्टर का डेटा आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग 12.5 लाख वुमेन जो हैं उनको प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स में मोबिलाइज किया गया है। ये जस्ट डेटा है, एक बार देख लेना, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है डेटा।
उसके बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये अभी रिसेंटली लॉन्च की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो इसके बारे में देख लेना। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल आर्टिसन है, क्राफ्ट पीपल हैं, जो अपने हाथ से काम करते आए हैं टूल के यूज करके हुए, वो जो है देश के लिए वो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा दिवस भी मनाया जाता है, जो मिस्त्री खाती टाइप के जो हाथ से टूल से काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये लोग ही जो है वो आत्मनिर्भर भारत की ट्रू स्पिरिट को दिखाते हैं, कि हम खुद से बना के खुद से अपना गुजारा कर सकते हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं। वही तो आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक पैकेज लॉन्च किया था, जिसको नाम दिया गया था पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, या पीएम विकास नाम से उस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बस इसमें फुल फॉर्म याद रख लेना और ये देख लेना किस किस के लिए है। तो विश्वकर्मा नाम आएगा तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए ज्यादा है, टूरिज्म के लिए ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, डीपीआई, डीपीआई फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, डीपीआई क्या होता है बेसिकली, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे एक ऐप चलाई थी, क्या नाम था उसका, कोई बताएगा क्या नाम था उस ऐप का, जो हमें ये बताती थी कि हमारे इतने आसपास हम इतने लोगों से मिले हैं, इतने हमारे चांस हैं कोविड से। क्या नाम था उसका यार, मैं भूल गया। आरोग्य सेतु आरोग्य शायद। सेतु, यस यस यस, आरोग्य सेतु। तो वो भी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसको ना क्या कर दिया गया था भी, उसमें अपनी अपनी कंपनी अलग अलग तरीके से उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके अपने तरीके से चला सकते थे। इस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया है, तीन चीजें करी हैं। ठीक है, फार्मर्स की रजिस्ट्री, जियो रेफरेंसिंग और डिजिटल क्रॉप सर्वे, इन तीनों को मिला के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानों की सारी समस्याओं का एक ही ऐप में हल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप को रजिस्टर कर सकते हैं, एग्री डेटा एक्सचेंज हो गया, कंसेंट मैनेजर हो गया। सैंड बॉक्स क्या होता है, सैंड बॉक्स बेसिकली एक चीज होती है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करो और वो बाहर उस, ये भी पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ठीक है, तो इसमें जो था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्टार्टअप होंगे, एग्री स्टार्टअप, उनको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। याद रखना किस लिए था, एग्रीकल्चर। देखो बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें उसके लिए मोटी मोटी की टर्म्स आप एक बार देख लो कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स। एग्रीकल्चर की फील्ड में कितने स्टार्टअप हैं, आपने कोई सुना है आपके आसपास कोई स्टार्टअप शुरू किया हो किसी ने एग्रीकल्चर रिलेटेड? तो बहुत कम है, क्योंकि एक तो ये आइडिया ही बहुत अलग लगता है कि ठीक है उसमें क्या स्टार्टअप होगा यार, वो उगाना है बेचना है। तो उसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, उसमें लोन्स प्रोवाइड करवाने के लिए एक ये फंड एस्टेब्लिश किया गया था, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। ठीक है, कॉटन क्रॉप को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, पीपीपी को बढ़ा दिया गया था। उसके अलावा इधर कुछ लिया होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कॉटन को इंक्लूड किया गया था। उसके अलावा ये सब चीजें, कस्तूरी कॉटन जो है हमारे इंडिया का ब्रांड बनाया गया था, वो याद रख लेना। इंडिया का कॉटन से रिलेटेड जो ब्रांड था, कस्तूरी कॉटन। ठीक है, एक ये भी पिछले बजट में अनाउंस किया गया था कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसमें क्या दिक्कत है कि बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं अगर हम कोई फसल उगाते हैं तो उनको जो जो पौधे होते हैं उनको डिजीज फ्री बनाने के लिए एक ये आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, लास्ट बजट में इसको अनाउंस किया गया था, तो उस पर अभी काम चल रहा है। इसमें ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो उसके ऊपर रिसर्च कर रही है कुछ, और उसमें कुछ ऐसी प्लांट्स की वैरायटी दी जाएगी जो इसमें डिजीज फ्री हो। ठीक है, और यहाँ पे लोन कहाँ से आ रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप एक सिंपल रीडिंग दोगे ना, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। आप मेन मेन चीजों को हाईलाइट करके रख लो, दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को एक बार रेफर करो, आप सब रिवाइज हो जाएगा। श्री अन्न के लिए, ये तो मिलेट्स के लिए पिछले साल बहुत चल रहा था, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। ठीक है,
बहुत सारी चीजें हुई इसमें, एक बार नजर मार लेना बाद में। इनको याद नहीं करना, जस्ट एक बार पढ़ना है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें सामने दिख जाए एग्जाम में तो आप उसको टिक कर सको, क्योंकि ब्लाइंड तुक्का मारने से अच्छा है कुछ एक बार देखा हुआ हो। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो, हाँ, ये सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन ये ट्राइबल्स में चलाया गया था, ठीक है, कि उनको 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को क्या कर दिया जाना है, एलिमिनेट कर दिया जाना है, ठीक है। कहाँ से शुरू किया था मोदी जी ने? 1 जुलाई 2023 में शाहडोल मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है एक बार पढ़ना आप लोग। उसमें जो हमारी आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, उनकी शेप चेंज हो जाती है उसकी वजह से। और ये क्या होती है, ये हेरिडेटरी होती है, तो माँ बाप से बच्चों में जाती है। तो और बेसिकली अगर दोनों को सिकल सेल एनीमिया है तो फिर बच्चों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए शादी से पहले दोनों की चेकिंग करना, मतलब ब्लड टेस्ट करना, वो सब चीजें जो है गवर्नमेंट इस चीज को बढ़ावा दे रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार और पढ़ लेना एक्स्ट्रा। टीचर ट्रेनिंग के लिए डाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ये पिछले बजट में घोषित किया गया था, तो इस बार क्या किया गया है, 155 बुक ऑफ नेशनल जो एनसीईआरटी की है, ये सब चीजें इसमें अपलोड की गई है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐप है, उसमें अपलोड की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और पिछले बजट में किया गया था एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जिसमें टारगेट था 500 ब्लॉक्स को जो है ऐसे ही हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो बेस ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पे 500 ब्लॉक सेलेक्ट किए जाएंगे और फिर उनको डेवलप करना है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी क्या होता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में टोटल कितने हैं अभी? 75 हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? ओडिशा में है। जैसे कोई ऐसी चीज आए ना, याद होना चाहिए उसका आपका डेटा, कि पीवीटीजी क्या होता है। अच्छा ठीक है, कहाँ कितनी है टोटल? 75। सबसे ज्यादा ओडिशा में। ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो अभी इसके रिगार्डिंग किया गया था, मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन मन, ठीक है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखना, अभी रिसेंट का है ये, बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा ताजा, ठीक है। और ये तो आप लोगों की दुखती रग पे नमक मिर्ची जो भी लगा लो वही है, ठीक है, जिन लोगों ने दिया था। तो यहाँ से एक चीज देखना कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। ट्राइबल जो चिल्ड्रन है उनके, उसमें मैंने एक ऑप्शन दिया था स्कूल को बढ़ावा देने के लिए, एक था ये इंस्क्रिप्शंस को वो करने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए। तो सबने श्री पढ़ते ही तो बस पीएम श्री याद रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या था, भारत श्री था ये। भारत श्री में क्या फुल फॉर्म है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। जो अशोका के या किसी और के अभिलेख हैं, जो भी चीजें हैं उनको, अब वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं कि डिजिटल एपिग्राफी जो म्यूजियम एस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसमें 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन जो हैं उनको डिजिटाइज किया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, बाकी बाद में। तो अभी तक कितने जो है उनको ई स्टैम्पेज किया जा चुका है, किसमें पीडीएफ पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट में, और उनको अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पीएम श्री और भारत श्री ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। गरीब प्रिजनर्स के लिए भी स्कीम लेके आए हैं, कि जो अपना बेल मनी या फिर पेनल्टी नहीं भर सकते उनके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ ट्राई कर रही है कि क्या कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट मैं मिस कर दे रहा हूँ, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा बाद में, ठीक है।
मैं जस्ट आप लोगों को एक ग्लांस दे रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं बजट में काम की पढ़ने की, लेकिन आप लोग बस नोट्स चाहिए आपको तो। हाँ, ये तो शायद पूछा भी था, RIDF पूछा था इस बार CET ने। ऐसे ही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टेब्लिश किया गया है। ये कौन मैनेज करेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है सबसे, कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक है वो मैनेज करेगा। इसको कौन मैनेज कर रहा था? नाबार्ड मैनेज कर रहा था RIDF को, ठीक है। UIDF को कौन मैनेज करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक। ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में ऑलरेडी क्रिएट किया जा चुका है, जिसका इनिशियल कॉर्पस 10,000 करोड़ होगा, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन मकसद ये है, ठीक है। अर्बन सैनिटाइजेशन, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन कर्मयोगी, ये सभी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। KYC को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे घटते जा रहे हैं लोग। देखो, मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको रुक के बताऊंगा, ठीक है। E-कोर्ट की सुविधा जो है वो लेके आए हैं, ठीक है। E-कोर्ट लगभग बहुत सारे स्टेट में लागू हो गया, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर, ये भी एक DPI है, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पार्ट ऑफ एंटिटी डिजिटल लोकल प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने का। 5G सर्विस, अभी तो 6G आ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड्स, जो डायमंड्स को जो है वो लैब में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए सीड की जरूरत होती है। सीड कहाँ से आते हैं? दूसरे देश से हम लेके आते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी कहाँ पे शायद ये तमिलनाडु में एस्टेब्लिश करने के, हाँ, IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है इसके लिए रिसर्च करेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको, ठीक है। अभी रिसेंटली शायद मोदी जी कहाँ गए थे? US में गए थे, तब जो बाइडेन को या उनकी वाइफ को उन्होंने एक डायमंड गिफ्ट किया था, वो लैब ग्रोन डायमंड था, ठीक है। शायद किसी ने न्यूज में देखा होगा, तो वो। और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ए प्रपोजल टू रिव्यू द कस्टम ड्यूटी, जो बाहर से जो लैब ग्रोन डायमंड के जो सीड आते हैं उस पे कस्टम ड्यूटी घटाने की बात चल रही थी, ठीक है। और वो चीज वो फिर घटा भी दिया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मतलब इसमें कार्बन, लो कार्बन एमिशन होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा? 5 मिलियन मीट्रिक टन। MMT क्या है? 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक। बस ये याद रख लेना, इसका मेन टारगेट ये है। इसके अलावा कुछ और है इसमें, है ये साइट प्रोग्राम जो है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्कीम गाइडलाइन फॉर स्ट्रेटेजिक। एक ये PM प्रणाम स्कीम जो थी, ठीक है, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बड़ी सी है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना। बस इसमें क्या आएगा? AM से मदर अर्थ, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें क्या है? बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करके जो हमारे देसी खाद है उसको बढ़ावा देना, बस इसका मेन जिस्ट ये है, PM प्रणाम स्कीम, ठीक है। फुल फॉर्म इतना बड़ा नाम शायद नहीं आएगी, क्योंकि 4 ऑप्शन देने लगे तो पेपर का आधा पेज तो इसके फुल फॉर्म में भर जाएगा। लेकिन फिर भी याद रख लेना, अवेयरनेस, रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड अमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये लास्ट के 3 वर्ड याद रख लेना, इसी में से आपका ऑप्शन निकल जाएगा। गोबर धन स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये भी बड़ी सी फुल फॉर्म है, ये भी याद रख लेना। और ये देखो, ये सबसे अच्छी चीज है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है वो भी देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है? कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। गोबर गैस प्लांट टाइप का, वो सब जो वेस्ट है उससे पैसा बनाया जा सके। कैसे पैसा बनाया जाएगा? उससे कुछ एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तो गोबर धन स्कीम जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बस ये याद रखना, सैनिटेशन, गोबर को सैनिटाइज किया जाएगा, मतलब साफ सफाई की जाएगी, इसलिए उससे रिलेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। PM प्रणाम फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। हाँ, ये
पिछले साल थोड़ा सा हाईलाइट में था, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, इसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल लेवल पे। वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, देखो ये है प्राकृतिक खेती, मतलब नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, जो है नेचुरल, हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, तो खुद ही हम अपना बनाएं। ठीक है, इसके लिए एक मिशन चलाया गया था, नेशनल मिशन ऑन नेशनल नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए बस ये था कि 1,000 बायो इनपुट रिसोर्स स्टेब्लिश किए जाएंगे, नेचुरल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें खाद और जो इंसेक्ट पेस्टिसाइड जो है वो खुद ही बनाया जाए, ना कि बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर को यूज किया जाए। तो पीएम परिणाम टाइप में ही ये भी मिस्टी, ये तो पूछा भी जा चुका है, और मेरे ख्याल से ये तो कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था ये सवाल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। शोर लाइन हैबिटेट, शोर लाइन कहाँ पे, समुद्र के किनारे, हैबिटेट वहां के जो बस्ती है उनको, टेंजिबल इनकम मतलब उनको कुछ इनकम भी दी जाएगी, और मैंग्रोव जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा उनका। देखो मैंग्रोव क्या होता है, मैंग्रोव तो वहां पे ना मतलब पानी में ही ग्रो करता है ये, और इसकी जड़ें जो है बहुत मजबूत होती हैं, वो पकड़ के रखते हैं। तो इससे ना क्या हुआ था, उड़ीसा में ना बहुत सारे साइक्लोन्स आते थे। उड़ीसा ने एक इनिशिएटिव लिया, और जो है उन्होंने कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ाया, और उसकी वजह से उसके बाद में जो साइक्लोन आया था उसका इफेक्ट उड़ीसा में बहुत कम हुआ, और बाकी स्टेट जो कोस्टल एरिया थे वहां पे बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, बहुत तबाही हो गई थी बाकी स्टेट्स में। शायद सुनामी के टाइम पे भी ये था मैंग्रोव था, उसने काफी इसमें हेल्प की थी उसमें बचाने में। ठीक है, दूसरा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैंपा फंड और मनरेगा स्कीम दोनों का यूज किया जाएगा। कैंपा फंड क्या होता है किसी को पता? कंपन कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, से मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, एक बार देख लेना। ये कैंपा फंड होता है, मतलब कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई एक जगह पे कंपनी या इंडस्ट्री लगा रहा है और वहां पे लगाना जरूरी है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट काटा जाएगा उसकी उसके को कंपनसेट करने के लिए वो उस कैंपा फंड में पैसे डालेगा। ठीक है, ताकि उस पैसे को यूज करके कहीं दूसरी जगह पे उतना ही जंगल उगाया जा सके। तो इस मिस्टी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव को बढ़ाने के लिए कैंपा फंड में से पैसा लिया जाएगा, और मनरेगा की हेल्प से उस फॉरेस्ट को उगाने के लिए लोग भी चाहिए, तो वो लेबर कहाँ से आएगी, मनरेगा के थ्रू उस लेबर को भर्ती किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी हैव सबमिटेड देयर कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं। अमृत धरोहर, ये किससे रिलेटेड है, रामसर साइट से रिलेटेड। ठीक है, ये ना बेसिकली जस्ट की टर्म्स याद रखना है। मिस्टी स्कीम जो है मैंग्रोव से रिलेटेड है, मनरेगा और कैंपा की हेल्प से कोस्टल एरिया में मैंग्रोव के फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। अमृत धरोहर स्कीम के अंडर में रामसर साइट्स 75 नहीं, अभी 80 हो गई है, 5 अभी शायद कल ही इंक्लूड हुई है। ठीक है, कौन सी इंक्लूड हुई है याद रखना, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है याद रखना, अभी जो इंक्लूड हुई है वो कहाँ कहाँ पर है, वैसा सही मिलान करो, ऐसे ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, रामसर साइट्स हैं, तो रामसर क्या है, कहाँ था, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये मोटी मोटी 2-4 चीजें हैं, वो याद रख लेना। ठीक है, तो अमृत धरोहर स्कीम जो है वो रामसर साइट्स को बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रिजर्व करने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, देखो अपना देश ये टूरिज्म के अंडर में था। ठीक है, यूनिटी मॉल, स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिस्ट मुझे पता है लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। States will be encouraged to set up unity mall in their state capital। ठीक है, हर एक स्टेट को उसकी स्टेट कैपिटल में एक यूनिटी मॉल एस्टेब्लिश करना होगा। यूनिटी मॉल होगा क्या, इसमें क्या क्या आइटम बिकेंगे, इसमें क्या आइटम बिकेंगे, सेल ऑफ प्रमोशन एंड सेल ऑफ देयर ओडीओपी। ओडीओपी क्या बीमारी है भाई,
ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम एक स्कीम चलाएगा, वन प्रोडक्ट सॉरी जीआई प्रोडक्ट उस स्टेट के या फिर उस स्टेट के कोई फेमस हैंडीक्राफ्ट आइटम है, उनको उस जो यूनिटी मॉल है उसमें प्रमोट किया जाएगा, वहां पे बेचा जाएगा। अब देखो काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये उनका हैंडीक्राफ्ट का अच्छा वो है, फेमस है, या फिर उनकी कुछ चीजें बहुत फेमस हैं, जैसे कि ये कोई दुपट्टा कपड़ा टाइप का, या फिर उनका कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गया, उनके खिलौने हो गए। तो उस सब को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कर्नाटका का चन्नापटना टॉयज जो है सबसे फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला है। तो हर स्टेट की स्टेट कैपिटल में एक यूनिटी मॉल एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि देखो ये किसके द्वारा है, टूरिज्म के द्वारा। टूरिस्ट आएंगे तो बड़ी सिटी में आना पसंद करेंगे, छोटे छोटे गांव एरिया में नहीं जाते। तो बड़ी सिटी में, अब मान लो भाई मैं यहाँ दिल्ली से छत्तीसगढ़ में जा रहा हूँ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मैं क्या देखूंगा कि वहाँ मॉल तो दिल्ली में भी है। अगर छत्तीसगढ़ में मॉल खुल गया तो मैं क्या देखूंगा, मैंने यार दिल्ली में खरीद लूंगा, इतनी दूर आके मैं कपड़े थोड़ी खरीदूंगा। तो वहां की स्टेट कैपिटल में एक यूनिटी मॉल नाम से मॉल बनाया जाएगा, उसमें छत्तीसगढ़ की जो जो स्पेशल चीजें हैं वो सारी चीजें वहां पे लगाई जाएंगी। तो क्या होगा कि वहां के अलग अलग जगह पे ना घूमने जाके मेरे को सारी चीजें वहीं मिल जाएंगी, और अगर मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट लवर हूं तो मैं वहीं से वो चीजें खरीद लूंगा। ठीक है, तो टूरिज्म को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए यूनिटी मॉल जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ठीक है। गिफ्ट सिटी, और ये 2 साल के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, महिला सम्मान बचत पत्र। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव के उसमें ए न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम थी, जिसमें क्या करना था, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट दी जाएगी 2 साल के लिए, मार्च 2025 तक। 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट फैसिलिटी दिया जाएगा वुमेन या गर्ल के नाम पे 2 साल के लिए, और उस पे जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो इतना मिलेगा बस। और गवर्नमेंट एक सेविंग स्कीम चलाई थी, ठीक है, अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है तो वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो उससे कुछ पैसा आए, जहां से पैसा आएगा उसमें इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो जो कि फर्दर प्रोडक्शन में आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि हर स्टेट को भाई हम 50 साल तक का ब्याज बिना ब्याज का लोन दे देंगे, लेकिन एक शर्त है कि इट हैज टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही खर्च होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन है वो देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना 50 साल तक का। अब देखो ये यूनिटी मॉल एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, एडोलसेंट लाइब्रेरीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या चीजें हैं, हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म लेके आना। तो ये क्या चीज है, ये इन्वेस्टमेंट है जिसका बाद में अच्छा रिटर्न भी मिलेगा हमें। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना एक इन्वेस्टमेंट है,